Hello everyone, this is going to be the second video of Russian Revolution and I am going to explain you about 1.3 the coming of socialism to Europe. सोशलिज्म यूरोप में कैसे आया? अभी हम रसिया की बात नहीं करेंगे, अभी हम सिर्फ यूरोप की बात करेंगे। यूरोप में सोशलिज्म कैसे आया? यूरोप में सोशलिज्म का कंसेप्ट जो लाने वाले लोग थे वो थे कार्ल मार्क्स, फ्रेडरिक एंजल्स जैसे लोग। बट ऐसा नहीं है कि कार्ल मार्क्स एंड द फ्रेडरिक एंजल्स या फिर उनसे पहले कोई सोशलिज्म का कंसेप्ट नहीं लेके आया। उनसे पहले भी लोग थे जिन लोगों ने सोशलिज्म की बात की थी। सो देयर वर मेनी सोशलिस्ट, देयर वर मेनी इंडस्ट्रियलिस्ट, देयर वर मेनी नोबल्स जो कि बात करते थे कि सोशलिज्म आना चाहिए, क्योंकि चारों तरफ लोगों को यही दिख रहा था कि सोशलिज्म जो है वो तभी आएगा जब कैपिटलिज्म ख़त्म होगा सबसे पहले, क्योंकि कैपिटलिज्म एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। सोशलिज्म क्या होता है? सोशलिज्म का बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है, डिवीज़न ऑफ वेल्थ अमंग द इंडिविजुअल्स ऑफ द सोसाइटी। जो भी देश के अंदर है, प्राइवेट प्रॉपर्टी जितनी भी हैं, बैंक्स हों या इंडस्ट्रीज़ हों या फिर फैक्ट्रीज़ हों, जो भी हों, सबको फिनिश करो और जो भी प्रॉपर्टी है उस पर सबका अधिकार रहे, सबका ओनरशिप रहे। सोशलिज्म यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है, अ सोशल इकोनॉमिक सिस्टम बेस्ड ऑन द कॉमन ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी। मतलब ये एक ऐसा सोशल इकोनॉमिक सिस्टम हो जिसमें कोई भी प्रॉपर्टी हो देश की, उस पर सभी का ओनरशिप हो, किसी एक व्यक्ति की वो प्रॉपर्टी ना हो जो हुआ करती थी। यहाँ पे आप देख रहे हो कि कैसे एक पीजेंट जो है वो नोबल के ऊपर पैर रख के खड़ा हुआ है और ये जो नोबल है उसके यहाँ पे स्टमक पे लिखा हुआ है कैपिटलिज्म, ये रसियन में लिखा हुआ है। इसके बाद इस पीजेंट के हाथ में जो बैनर है वो सोशलिज्म का है। अब सोसाइटी को कैपिटलिज्म से सोशलिज्म की तरफ कन्वर्ट करना था, क्योंकि एक इंसान के पास, एक नोबल के पास 4000-5000 एकर्स ऑफ लैंड की प्रॉपर्टी होती थी। वहीं पर उसके फील्ड्स में ही 1000-2000 पीजेंट्स काम करते थे। सोसाइटी को कैपिटलिज्म से सोशलिज्म में कन्वर्ट करने के पीछे बहुत सारे लोग लगे हुए थे। अब देख लेते हैं सोशलिज्म के फीचर। सोशल जस्टिस सबके लिए होता है, क्योंकि प्रॉपर्टी पे सबका अधिकार हो जाता है। बेटर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, जो भी सोसाइटी में रिसोर्सेज हैं वो सभी को मिलने लगते हो, सबके लिए हो जाते हैं अवेलेबल। रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ, जब सभी लोगों के पास कोई ना कोई रिसोर्सेज होंगे, कोई जॉब्स होंगी, कोई काम होगा, सबका ग्रोथ होगा और पूरी सोसाइटी का डेवलपमेंट होगा, ग्रोथ होगी। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बनी रहती है और सोशल सिक्योरिटी मतलब सबकी सुरक्षा बनी रहती है, और वेलफेयर माने भलाई, सबकी भलाई होती है। अब ये थोड़े और डाइवर्सिफाइड है, लाइक मोर इक्वल सोसाइटी। बिल्कुल, अगर हम सारी प्रॉपर्टी बांट देंगे तो क्या होगा? इक्वल सोसाइटी होगी, प्रॉपर्टी कम हो जाएगी। इसके बाद फ्री मार्केट लोगों के लिए हो जाएगी, लाइक मोनोपोली वगैरह सब खत्म हो जाएगी। यूनिवर्सल हेल्थ केयर, सबको चिकित्सा सुविधा मिलेगी। साथ में सभी को सोशल वेलफेयर, सबकी सामाजिक भलाई होगी, कोई एक व्यक्ति कुछ गलत नहीं कर पाएगा और इक्वल सोसाइटी हो जाएगी और एनवायरनमेंट का भी प्रोटेक्शन होगा। यहाँ पे आ जाते हैं मिस्टर रॉबर्ट ओवेन। रॉबर्ट ओवेन आपको पता ही है, एक ब्रिटिश इंडस्ट्रियलिस्ट थे और ब्रिटेन में काम करने के बाद ये चले जाते हैं अमेरिका के इंडियाना में। इंडियाना एक प्रोविंस है। ये इंसान मिस्टर रॉबर्ट ओवेन था तो खुद एक इंडस्ट्रियलिस्ट, इसके पास बहुत प्रॉपर्टी थी, लेकिन ये दूसरे लोगों की भलाई के बारे में सोचता था। कैपिटलिज्म के ये अगेंस्ट था, पूंजीपतियों के खिलाफ था और सोशलिस्ट खुद था और वर्कर्स की, पीजेंट्स की भलाई करना चाहता था। ये क्या कर रहा था? इसने न्यू हार्मोनी के तहत क्या किया कि लोगों की भलाई की। कैसे? उनको बेटर वेजेस दिए, उनको लेस वर्किंग आवर दिए और दूसरे लोगों को भी समझाता था कि वर्कर्स को कम काम कराओ, उनकी सैलरी अच्छी करो, उनको बढ़िया हाउसिंग प्रोवाइड करो, उनको बेटर सैनिटेशन प्रोवाइड करो, साफ सफाई, और बेटर हाउसिंग दो, जिससे उनका आउटपुट बढ़ेगा, उनका डेवलपमेंट होगा और लोगों को अच्छी सैलरी दो, अनएम्प्लॉयमेंट को कम करो। रॉबर्ट ओवेन वॉज द पर्सन हु पर्सनली थॉट दैट पीपल शुड बी डेवलप्ड, लोगों को डेवलप करना चाहिए, एंड वी शुड ब्रॉट वेलफेयर इन देयर लाइफ्स, हमें उनकी भलाई करनी चाहिए, उनके जीवन को खुशहाल बनाना चाहिए, और ये अपने दम पर, सेल्फ। तो ये थे रॉबर्ट ओवेन। अब एक और व्यक्ति थे फ्रांस में, ये थे इंग्लैंड में रॉबर्ट ओवेन, और ये थे फ्रांस में लुई ब्लैंक। मिस्टर लुई ब्लैंक 1848 फ्रांस में थे। 1848 में जब सेकेंड रेवोल्यूशन वहाँ पे हुआ था, लुई फिलिप देश छोड़ के भाग चुका था, तो उसमें ये थे और इनका कहना था कि गवर्नमेंट को कोशिश करनी चाहिए, जहाँ पे रॉबर्ट ओवेन पर्सनली बिलीव करते थे। उन्होंने न्यू हार्मनी बना के वर्कर्स को डेवलप किया था। ये चाहते थे कि गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डालो और गवर्नमेंट डेवलपमेंट करे,
वर्कर्स का। सो दोनों सोशलिस्ट थे, दोनों की आइडियोलॉजी सेम थी, बट दोनों के वर्कर्स को डेवलप करने का तरीका अलग अलग था। नेक्स्ट विल टॉक अबाउट मिस्टर कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंजल्स। ये दोनों जो व्यक्ति थे, कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स, दोनों इंग्लैंड में रहते थे। पहले मिस्टर कार्ल मार्क्स जर्मनी से थे, बट बाद में ये इंग्लैंड आते हैं। दोनों मिलके 1848 में रिसर्च करके एक सोशलिज्म पे पेपर डेवलप करते हैं और उसको पब्लिश करते हैं। उसके अंदर क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें थी? कार्ल मार्क्स बोलते थे कि ये जो सोसाइटी है तभी अच्छी होगी, तभी खुशहाल होगी जब कैपिटलिज्म को ख़त्म करोगे और सोशलिज्म आएगा। जब तक पूंजीपतियों के हाथ में देश रहेंगे तब तक लोगों का डेवलपमेंट बिल्कुल भी नहीं होगा। इसके अलावा कार्ल मार्क्स सोचते थे कि ये खुद वर्कर्स ही अपनी लाइफ्स को चेंज कर सकते हैं, अपने आप को डेवलप कर सकते हैं। इनका मानना था कि अगर वर्कर्स कैपिटलिस्ट के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, कैपिटलिस्ट के खिलाफ रिवॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, तो इसमें जीत वर्कर्स की ही होगी। और फाइनली वर्कर्स ने 1917 में, उससे पहले 1905 में ऐसा ही किया और फिर सोशलिज्म आ जाता है रसिया में फाइनली। इसके बाद अब हम बात करेंगे आपका 1.4 सपोर्ट फॉर सोशलिज्म। हियर वी हैव टू स्टडी कि ये जो पार्टीज़ बनती हैं, लाइक सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी जर्मनी, लेबर पार्टी ब्रिटेन में और सोशलिस्ट पार्टी फ्रांस में, ये पार्टीज़ बन तो जाती हैं, किन आइडियोलॉजी पे बेस्ड होती हैं? सोशलिज्म की आइडियोलॉजी पे बेस्ड होती हैं। और सोशलिज्म की आइडियोलॉजी किसने दी थी? एक पब्लिश किया था पेपर कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स ने। हालांकि दी सोशलिस्ट पार्टी स्टार्टेड टू कम इन यूरोप, बट इन लोगों ने अपनी गवर्नमेंट नहीं बना पाई। इन लोगों की ऐसा नहीं था कि सोशलिस्ट पार्टीज़ की गवर्नमेंट यूरोप में बनने लगी थी, लेकिन इनका भी रिप्रेजेंटेशन था और इनकी जो आइडियोलॉजी थी, ये लोगों का भी यहाँ पे लिखा हुआ है, द सोशलिस्ट स्टार्टेड शेपिंग लेजिस्लेशन, मतलब जो कानून बनते थे वहाँ पर वो उसके पीछे सोशलिस्ट लोग भी होते थे। अब हम पढ़ेंगे रशियन रिवॉल्यूशन। आपकी बुक में 2 दिया होगा, रशियन रिवॉल्यूशन। ये 2.1 है, द रशियन एम्पायर इन 1914। यहाँ पे आप देख रहे हो रशियन एम्पायर 1914 में कितना बड़ा था। इसमें आप देखो रशियन एम्पायर, आप यहाँ पे नीचे इंडिया भी आपको दिख रहा है पिंक कलर में। इंडिया के ऊपर अफ़गानिस्तान है, पर्सिया है, मंगोलिया है। लेफ्ट हैंड साइड पे देखो ओटोमन एम्पायर दिख रहा होगा, इसके ऊपर फिर ऑस्ट्रिया हंगरी है। ऑस्ट्रिया हंगरी एक एम्पायर था जिसकी वजह से 1914 में वर्ल्ड वार फर्स्ट हुआ था। इसके बाद आप देखो जर्मनी है, ऑस्ट्रिया हंगरी है और फ्रांस है, ब्रिटेन है। मतलब कंप्लीटली जो रशियन एम्पायर था दैट वाज ऑलमोस्ट, वो यूरोप में ही था, आधा यूरोप में था। यहाँ पे देख लो जो कंट्रीज़ हैं जो सेपरेट हुई हैं, यहाँ पे ये जो 11, 12 जो भी 5, 6, 4, 3 जो नंबर्स हैं, दे आर बेसिकली द कंट्रीज़। यहाँ पे नीचे नंबर्स भी लिखे हुए हैं। रसिया, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, बेलारूस, यूक्रेन, मोल्डोवा, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, काजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, ये सारी कंट्रीज़ यूएसएसआर से अलग हुई हैं। मतलब आज का रसिया, उसके साथ 14 देश और मिला के तब पूरा यूएसएसआर होता था। इनकी लोकेशन क्या है देख लो, सबसे ऊपर एस्टोनिया, फिर लातविया, फिर लिथुआनिया है, बेलारूस है, मोल्डोवा है, यूक्रेन है, फिर जॉर्जिया है, आर्मेनिया है, अजरबैजान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, इन सब में अलग हुए सबसे बड़े देशों में एक है। इतने सारे देश अलग होके तब आज का रसिया है। आज का रसिया इट्स स्टिल द लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड एंड 14 कंट्रीज वर ऑलरेडी सेपरेटेड फ्रॉम दिस बिग रसिया। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस 2.2 इकोनॉमी एंड सोसाइटी। इसके अंदर सबसे पहली चीज़ ये याद रखो कि रसिया के अंदर कोई बहुत बड़ा इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं था। 85% ऑफ द रशियंस वर इन्वॉल्व इन एग्रीकल्चर। 85% रशियन एग्रीकल्चर करते थे। फ्रांस में सिर्फ 40% और जर्मनी में सिर्फ 50%। इतना बड़ा गैप था। अब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट तो रसिया में था बट बहुत कम था। सिर्फ 2 शहर, मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग, दीज वर द ओनली 2 सिटीज़ वेयर देयर वाज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, और वो भी पॉकेट्स में, मतलब बहुत छोटे छोटे एरियाज़ में। दिस वाज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन रसिया। इसके अलावा कुछ और शहर थे लाइक मैग्नीटोगॉर्स्क वगैरह, जहाँ पर भी इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ था। तो कोल का डेवलपमेंट बढ़ जाता है, कोल डबल हो जाता है, स्टील और जो आयरन स्टील होता है उसका वो क्वाड्रुपल्ड हो जाता है, रेलवेज डेवलपमेंट हो जाता है, इवन वुमेन, मेन, चिल्ड्रन ऑल
कम टू द फैक्ट्रीज फॉर एम्प्लॉयमेंट। सब लोग जो है एम्प्लॉयमेंट के लिए शहरों में भागे आते हैं, लेकिन एम्प्लॉयमेंट सबको नहीं मिला था। अब इनमें भी जो लोग थे लाइक मेटल वर्कर्स इन रसिया बिलीव्ड दैट दे आर लाइक एरिस्टोक्रेट्स। सो मेटल वर्कर्स क्या सोचते थे कि वो सब में सीनियर हैं, उनको लगता था कि वही सबसे अच्छे वर्कर्स हैं और टेक्सटाइल वर्कर्स से हाई है। अब आगे बात करेंगे कि हालांकि कोई ऐसी लाइक पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी जो सबको जोड़ के रख सके, लेकिन फिर भी सभी लोग मिलके एक साथ स्ट्राइक करने लगे थे, एक साथ हड़ताल करने लगे थे। लाइक 1896 टू 97 में टेक्सटाइल इंडस्ट्री में स्ट्राइक्स देखे गए थे। इसके अलावा मेटल इंडस्ट्री में भी 1902 में लोग स्ट्राइक करते थे। यहाँ के जो पीजेंट थे, यहाँ के जो बटाईदार थे, वो इतने शरीफ नहीं थे जितने शरीफ फ्रांस के थे। यहाँ के जो पीजेंट्स थे वो नोबल्स को मर्डर तक कर दिया करते थे। और 1902-1905 में ऐसे केसेस बहुत बढ़ चुके थे। देयर वर मेनी इंसिडेंट्स विच सॉ दैट पीजेंट्स आर किलिंग द नोबल्स। सो नेक्स्ट है हमारा 2.3 सोशलिज्म इन रसिया। अब हम पढ़ेंगे रसिया का सोशलिज्म। अभी तक हम पढ़ रहे थे यूरोप का सोशलिज्म। सो रसिया में क्या था, 1914 तक जार जो था वो बोलता था कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं बन सकती। रसियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी, इसको शॉर्ट में RSDWP, रसियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी 1898 में बनती है। इसके अलावा सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी पार्टी 1900 में बनती है, 1900 में बनती है। सो ये दो पार्टी आप याद रखोगे। इसके अलावा बोल्शेविक्स, व्लादिमीर लेनिन है ये, और इनकी पार्टी थी बोल्शेविक। लेकिन इन्होंने एक सिस्टम बनाया था कि हमारी पार्टी में हर कोई नहीं आ सकता, हमारी पार्टी सोशलिज्म पे बेस्ड है और यहाँ पे जितने भी लोग होंगे वो डिसिप्लिन्ड होंगे, हमारी तरह सोच वाले होंगे, उन्हीं को हम अपनी पार्टी में एंट्री देंगे। अब ये मेंशेविक्स थे, अलेक्जेंडर केरेंस्की की पार्टी जिसने प्रोविजनल गवर्नमेंट में बनाया था। तो इसने क्या किया, इसने बोला नहीं, हम तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चाहते हैं, हमारी पार्टी में हर कोई अलाउड है, एवरीबडी वाज अलाउड इन मेंशेविक, बट इन बोल्शेविक व्लादिमीर लेनिन की पार्टी में हर कोई अलाउड नहीं था।